लगातार मुद्दा गर्म है, देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों में एक मसूद अजहर का रिश्तेदार भी था, जो जैश का टॉप कमांडर बताया गया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में पुलवामा में हुई मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये 3 की ही जानकारी मिल रही थी कि 3 आतंकी ही हो सकते हैं, क्या अभी और भी आतंकी छिपे हुए हैं? ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 24 घंटे में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, क्योंकि कल एक त्राल में एनकाउंटर हुआ था, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे, और अभी ये जो एनकाउंटर हुआ है कंगन पुलवामा का एरिया है, वहां पे 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। पहले बताया गया था कि 1 मिलिटेंट मारा गया, लेकिन उसके बाद बताया गया 2 और मिलिटेंट मारे गए हैं, तो कुल मिला के 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इस एनकाउंटर में। और जिस तरीके से बताया गया कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी इसमें शामिल है, और अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन, तो ये सभी तीनों जो हैं जैश के बताया जा रहे हैं कि जैश से इनका ताल्लुक है। अभी बाकी डिटेल्स आ जाएंगी और आइडेंटिफिकेशन एसेटेंड की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन किया गया था और बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे ट्रैप हो सकते थे, और ऐसा ही देखने को मिला कि 3 मिलिटेंट जो है बताया जा रहा है कि अभी 3 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो अगर 3 ही मिलिटेंट थे तो बहुत जल्द ये एनकाउंटर जो है, एनकाउंटर हालांकि खत्म हो चुका है, फायरिंग इस वक्त नहीं हो रही, लेकिन ऑपरेशन बहुत जल्द फिर खत्म हो सकता है। रिफत, जरा बताइएगा कि मुठभेड़ जो थी वो कब से शुरू हुई थी? ये आतंकी कहां पर छिपे हुए थे? जो इलाका है वो दरअसल कैसा है? देखिए, पुलवामा का एरिया है साउथ कश्मीर का, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, काफ़ी तादाद है अभी भी मिलिटेंट्स की साउथ कश्मीर में, लेकिन लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन है रात के दौरान ही यहाँ पे कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, और सुबह जो है फिर बाद में पता चल पाता है कि वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ। ये रात के दौरान ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, और अब चूँकि काफ़ी देर के बाद इसमें जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, हो सकता है कि सर्च लगातार जारी होती, क्योंकि जब कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस पूरे एरिया का कॉर्डन करती है, और या तो कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि किस घर में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जो इन्फॉर्मर्स होते हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते होंगे सुरक्षा बलों को, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे एक आम सी इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसी घर में या किसी एरिया में या किसी ऑर्चर्ड में मिलिटेंट छुपे हुए होते हैं, या जंगली एरिया में मिलिटेंट छुपे होते हैं। ये करता है डिसाइड कि किस एरिया में है और मकान कितना मजबूत है, या फॉरेस्ट एरिया कितना डीप है, घना है। तो लेकिन ये जो एनकाउंटर है ये रात के दौरान कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। और ठीक है, रिफत नजर बनाए रखिए आप। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से विवाद पर कहा कि दोनों देशों के बीच सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। एक और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। LAC पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी, कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है, तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के दौरान एक बार फिर ये बात दोहराई कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ POK पे होगी और कुछ नहीं। हमारे कहने की बात तो दूर है, हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7 बजे। दिल्ली के बॉर्डर सील होने की वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस ने बिना पास के दिल्ली आ रहे लोगों को वापस लौटा दिया। वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस ने भी बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहे लोगों को रोक दिया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान नजर आए। कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसे नजर आए।
तो ये दो तस्वीरें जैम के हालातों से बॉर्डर पर अभी भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और इसी की तस्वीर ये ज़रा देखिए आप, किस तरीके से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, यहाँ पर भारी संख्या में जब लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है कि बॉर्डर सील है, क्योंकि अनलॉक 1 चल रहा है और लोगों को ये उम्मीद थी कि बहुत अब वो कहीं भी देश में आ जा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। हम इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो यूपी से आने वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग कर रही है और इसी वजह से यहाँ पर लंबा जैम लग चुका है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये यूपी के गाजीपुर और दूसरे इलाकों से, क्योंकि ये हाईवे है, लोग आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं और इतना लंबा जैम लग चुका है जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि दिल्ली में एंट्री करने के लिए उन्हें आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए पास या फिर उनके ऑफिशियल आईडी को चेक करने में समय लगता है। और इसी वजह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अलग अलग जगह पर चेकिंग चल रही है, जिसकी वजह से हर वाहन को रोककर या फिर दूर से ही उसके स्टिकर को देखकर, जो उसने गाड़ी के आगे आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए स्टिकर लगाए हैं उनको देखा जा रहा है। और दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि जितने लोग दिल्ली में एंट्री करें उनके पास हो, और यही वजह है कि इतना लंबा जैम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो मुर्गा मंडी से लेकर पूरे हाईवे पर इस वक्त देखा जा सकता है। और मेरे पीछे की तरफ भी आपको जैम की स्थिति जो है काफ़ी बड़ी लगेगी, क्योंकि वैशाली से आने वाले वाहन हो या फिर हाईवे की तरफ से आने वाले वाहन, हर कोई इस वक्त लंबे जैम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर इस समय दिल्ली में एंट्री करने के लिए पास दिखाना जरूरी है। कैमरामैन कमलदेव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हम इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आपको गाजीपुर के पास एक लंबा जैम दिखाना चाहते हैं। ये जैम जो कई किलोमीटर तक जा चुका है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले जो भी लोग हैं उनको पास से एंट्री दी जाएगी, ये कहा जा रहा था। और उस चेक पॉइंट पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस चेक कर रही है दिल्ली आने जाने वाले लोगों की, लेकिन एक एक करके लोगों को निकालने की वजह से ये जैम लगातार बढ़ता गया। और इस वक्त हालात ये है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और आप देख सकते हैं स्कूटी सवार हो, बाइक सवार हो या फिर कारें, दूर तक आपको कई किलोमीटर का ये लंबा जाम आपको नेशनल हाईवे 9 पर दिखाई देगा। और उसकी वजह यह है कि दिल्ली में आने वाले लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि 1 हफ्ते तक ये बॉर्डर सील रहेगा और जिसकी वजह से दिल्ली में आने वाले लोगों को पास दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे विकट स्थिति इसलिए विकराल बनती जा रही है क्योंकि एक पास चाहे वो किसी का भी हो, क्योंकि इसमें से आधे लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए पास या फिर केंद्र सरकार के पास के द्वारा दिल्ली में एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को भी आगे जाने का इस वक्त रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एक करके वाहनों की चेकिंग की वजह से हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त 2 किलोमीटर से ज़्यादा के लंबे जाम में फंस चुकी है, जिसमें कई एम्बुलेंस भी इस वक्त जाम में फंसी हुई है, लेकिन अभी तक किसी को कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन कमलदेव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। दिल्ली के बॉर्डर सील किए जाने के दूसरे दिन भी बॉर्डर पर काफी सख्ती देखी गई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी, पुलिस वाले हर किसी की जांच करते दिखे, जिनके पास जरूरी पास मिला सिर्फ उन्हें ही आगे जाने की इजाजत दी गई, बाकी लोगों को वापस लौटा दिया गया। वहीं बॉर्डर सील होने से आम लोग काफी परेशान नजर आए। मुझे जरूरी था जाना, तो अपना सवारी है, तो पुलिस वाले ने उन्होंने बोले जे कि मैं आपके पास नहीं है तो जाने नहीं दूंगा। तो आप कैसे करेंगे? तो जाना तो था सर, अब मैं क्या बताऊं, मैं मुझे जरूरी है जाना। नहीं अब तो जॉब वाले हैं, नहीं बिल्कुल नहीं जाने देना, अब तो जॉब वाले भाई सब जाना तो है ही हमने, और कोई रास्ता ही नहीं है। बाकी भी जा ही रही है, आई डोंट नो कितनों को एक्सेस है कितनों को नहीं। दिल्ली सरकार द्वारा बॉर्डर सील किए जाने के आदेश के बाद आज दूसरा दिन है। इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाएं तो सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जब लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, और इस वक्त लंबा ट्रैफिक जैम इस वक्त आपको बॉर्डर पर नजर आएगा। उसके पीछे की वजह ये कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो सभी के आई कार्ड चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ज़रूरी पास बनाने के लिए कहा गया था वो पास भी चेक किया जा रहा है। जिसके पास इमरजेंसी पास या आई कार्ड नहीं है तो उसे बिल्कुल भी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। कल से ज़्यादा सख्ती आज बॉर्डर पर नज़र आ रही है, ये वजह है कि ट्रैफिक जैम आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। तो पूरी सघनता से चेकिंग इस वक्त की जा रही है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर कुछ ऐसी तस्वीरें सुबह के वक्त नज़र आती हैं। हालांकि कल पहला दिन था इसलिए कई लोगों को समझाकर छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन आज दूसरा दिन है। ऐसे में पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि सबको पता है कि उन्हें तभी एंट्री दी जाएगी जब उनके पास इमरजेंसी पास होगा या फिर किसी एसेंशियल सर्विस के लिए निकले तो उनके पास आई कार्ड होना बेहद ज़रूरी है।
तो फिलहाल स्थिति ये है कि बॉर्डर पर सुबह के वक्त ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगा है और परेशानी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद है वहां पर इस वक्त क्या हालात? देखिए अर्पिता, यहाँ पर के हालात काफी खराब हैं क्योंकि दिल्ली को आने वाले जितने भी वाहन यूपी से एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर सभी वाहनों को रोककर एक एक करके वाहनों को जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जाम जो है काफी लंबा हो चुका है। और इस जाम में हजारों की संख्या में वाहन जो है छोटे बड़े सब यहाँ पर धूप में खड़े हैं क्योंकि लोगों को इंतजार है। उनके पास ई पास भी है, मूवमेंट पास भी है, बावजूद इसके उनका कहना है कि उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। कई गाड़ियों में ऐसे मरीज हैं जो इलाज के लिए दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली में अपॉइंटमेंट है, बावजूद इसके 3 घंटों से यहाँ पर जाम में खड़े हैं। साथ ही जो यूपी पुलिस है उसकी तरफ से भी एक बैरियर लगा के कई वाहनों को दिल्ली इससे आने वाले जो यूपी में एंट्री कर रहे थे उनको भी रुका गया है। हालांकि उनसे जब हमने पूछा तो उनका कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बैरिकेड को खोलना पड़ा क्योंकि एक एम्बुलेंस फंसी थी और यही वजह है कि यहाँ पर दोनों तरफ से जो बैरिकेड्स हैं उनके जाम लगे होने से यहाँ पर बहुत लंबा जैम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है अभी भी परेशान हो रहे हैं। तो दिल्ली की बॉर्डर बंद होने से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर राजौरी पर भी जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस सिर्फ उन गाड़ियों को ही बॉर्डर पार करने की इजाजत दे रही है जिनके पास बॉर्डर पार करने का पास है, बाकी लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली हरियाणा राजौरी बॉर्डर पर और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है चेकिंग कर रही है। जिनके पास एसेंशियल पास हैं उन्हें ही दिल्ली में प्रवेश करने के लिए इजाज़त दी जा रही है। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली में रहती हूँ मैं भैया। मेरे को दिल्ली में रहती हूँ आप? आपके पास पास है? हाँ जी। पास का हाँ, इनके पास है। ये गुड़गांव में जॉब करती हैं? मैं मम्मा गुड़गांव में जॉब करती हूँ। ओके, तो अब ये गुड़गांव से वापसी आ रही थी, इन्होंने अपने गाड़ी पर ये एसेंशियल सर्विसेज के जो पासेस हैं या ई पास जो है उन्होंने नहीं लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोका। अब लगातार जो है चेकिंग कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में दिल्ली पुलिस चेक कर रही है और जो जिन गाड़ियों पर पासेस लगे हुए हैं ऑलरेडी ई पासेस, उन गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है। जिनके पास नहीं है पास उन्हें रोका जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए ये जो गाड़ी थी इसमें पास नहीं रखा हुआ था तो इन्हें रोका गया। यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में पैनी नज़र है दिल्ली पुलिस की हर गाड़ियों को जो दिल्ली में प्रवेश कर रही है। आप और यहाँ देखिए राजौरी बॉर्डर पर इस वजह से जो है यहाँ पर जाम भी लग गया है। हल्का जाम है, सुबह का समय है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चेक की जा रही है। इस शख्स के पास पास जो है इन्होंने अपनी गाड़ी पर नहीं लगाया था, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने रोक लिया। अब दरअसल इसी जैम के हालात में कई जगहों पर एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई है। इस समय दिल्ली में अगर आपको जाना है तो आपको पास दिखाना होगा, लेकिन पास वाले भी इस वक्त लंबे लाइनों में लगे हुए हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीर, ये दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग की तस्वीर है, जिसके बाद हजारों की संख्या में ये वाहन NH 9 पर खड़े हैं, जिसमें परिवार समेत बच्चे भी हैं, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, अस्पताल में अपने इलाज के लिए या अपने तीमारदारों को लेकर मरीज यहाँ पर जा रहे हैं। कई लोग हैं, देखिए आप देख सकते हैं इस गाड़ी में एक पेशेंट हैं जो लेटे हुए हैं क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी नाजुक बनी हुई है। बावजूद इसके इनको यहाँ से आगे तक जाना होगा। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे अभी? सर हम राजनगर सेक्टर 13 से आए हैं। हाँ। और हमें 3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, अभी तक कोई वही नहीं है निकलने की कि निकल भी पाएंगे नहीं, और पेशेंट जो है ज़्यादा दिक्कत में है। और आप देख रहे होंगे कि पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आ रही है और हमें महसूस भी बहुत वो लग रहा है। किस चीज़ के पेशेंट है आपके और कहाँ कौन से अस्पताल में जाना है? एस्कॉर्ट में जाना है, जो महारानी बाग है, इसमें हार्ट के उसमें तो गर्दन में दिक्कत आई हुई है, तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसकी वजह से। तो हम देखिए ये परिवार है जो अपने मरीज को लेकर, और ऐसे ही कई गाड़ियां हैं जिसमें मरीज आए हैं। कुछ एम्बुलेंस यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। ये जो एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है ये यूपी की तरफ जा रही है और इसको भी यहाँ पर रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं से ये यूपी पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये बैरिकेड्स क्यों लगाए गए हैं इसके बारे में कोई कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि जाम बहुत भयंकर तरीके से इस सड़क पर फैल गया है और जिसकी वजह से अब ये हालात बन गए हैं कि कोई गाड़ी में फंसा है, किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास गाड़ी का जो ईंधन है वो खत्म होने की कगार पर है, लेकिन घंटों से लोग जाम को यहाँ पर झेल रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त का सबसे अहम मुद्दा है कि क्या निसर्ग से निपटने की पूरी तैयारी हो गई है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि अब से कुछ ही घंटों में निसर्ग तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान सबसे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के समुद्री तट से टकराएगा। उस वक्त तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होगी। तूफान के खतरे को देखते हुए समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। जिन इलाकों में तूफान का ज्यादा खतरा है वहां एनडीआरएफ के अलावा प्रशासन की टीमें भी तैनात है। जानकारी ये भी कि निसर्ग तूफान का असर मुंबई के साथ महाराष्ट्र के 6 जिलों में पड़ने की आशंका है। खतरे को देखते हुए मुंबई में 30 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि रेलवे ने भी दर्जनों ट्रेनों को रूट उनके डाइवर्ट कर दिए हैं। गुजरात में वलसाड और नवसारी जिलों में तूफान के खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके की वहां पर स्थिति है, क्योंकि अभी कई जगह ऐसे हैं जहां पर तूफान से पहले की जो असर होता है वो दिखना शुरू हो गया। मसलन बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, यानी ये आहट दे रहे हैं आने वाले तूफान की। अब से कुछ ही देर में ये जो तूफान है वो टकराएगा। निसर्ग चक्रवात सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अब अलीबाग से 140 किलोमीटर दूरी पर है और मुंबई से वो तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज दोपहर को वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी पर वो अलीबाग के दक्षिण भाग से गुजरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उस वक्त उसकी हवा की रफ्तार जो है तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और पालघर इस चक्रवात के प्रभाव में रहेंगे। मुंबई में भी तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर की हवा चलने की संभावना है। तो इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो ऐसा दिख रहा है कि महाराष्ट्र के अलीबाग में पड़ेगा। और इसको देखते हुए कल रात से ही यहाँ पर भारी बारिश भी दिख रही है। खतरे को देखते हुए समुद्री इलाके से लोगों को निकाल लिया गया है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा चुका है। प्रशासन के मुताबिक 20 गांवों को अब तक खाली कराया गया है। रायगढ़ जिले के अलीबाग के तट पर आज निसर्ग चक्रवात आके टकराने वाला है, इसीलिए यहाँ पर काफी हालात जो है बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं अभी अलीबाग के तट पर ही खड़ा हूँ। अब मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मौसम जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम दूरी पर नजर डालें तो देख सकते हैं किस तरह से लहरें जो है उछल रही है। अब ये लहरों जो है करीब करीब 102.5 मीटर तक ऊंची उठने वाली है। जो IMD ने इंफॉर्मेशन दी है, करीब 11 बजे से 1 बजे तक के दरमियान निसर्ग चक्रवात अलीबाग के तटीय इलाकों पर आकर टकराने वाला है। और उस वक्त जो आपदा होने वाली है, इस आपातकालीन परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए NDRF हो, SDRF हो, स्थानीय पुलिस हो, सब जन सतर्क है। उनके साथ साथ नेवी और कोस्ट गार्ड भी सतर्क पर है। निसर्ग चक्रवात की पूरी मिनट टू मिनट जानकारी जो है स्थानीय जिला प्रशासन को दी जा रही है। कोई भी हताहत ना हो, कोई जानो माल का नुकसान ना हो, कोई भी बड़ा दुर्घटना और ना घटे, इस दौर पे काफी एहतियात बरती जा रही है। खास तौर पर हम देख सके कि आज सुबह से अलीबाग शहर में पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है बंद किया गया है, क्योंकि जिस तरह से पेड़ गिरते हैं जब चक्रवात आता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है वो भी गिर जाते हैं। इसीलिए कोई और दुर्घटना ना घटे, इसलिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो भी बंद किया गया है। कच्चे मकान जो रहने वाले या टीन के जो शेड है उनका, वही लोगों को आइडेंटिफाई करके जो अनसेफ जो घर है उनको हमने स्थलांतरित कर दिया है। आज का हवामान जो विभाग है उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, आज के 1 बजे से 5 बजे तक उनका इन्फॉर्मेशन है।
निसर्ग तूफान पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वहीं हर जगह हमारे रिपोर्टर तैनात हैं जो वहां की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास हम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुंबई से वर्सोवा बीच से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं, रायगढ़ के अलीबाग से आशीष सिंह हमारे साथ हैं, मुंबई के जुहू बीच से दिवाकर सिंह और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रुख मैं आशीष का करना चाहूंगी। आशीष, आप जहां पर मौजूद हैं अलीबाग में, सबसे पहले तूफान यहीं पर टकराएगा, क्या स्थिति दिख रही है? इस तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयार हम दिख रहे हैं, तैयारी दिख रही है आपको? जी, आईएमडी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो है तूफान 1 से 3 के बीच में जो है अलीबाग के कोस्ट पे टकराएगा। आस्था बीच का ये इलाका साफ तौर पे जो तेज हवाएं चल रही हैं, उन तेज हवाओं का रुख आप यहाँ पर लगे उन पेड़ों से को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर तेज हवाओं की वजह से पेड़ हिलने लगे हैं और आसपास के इलाके में काफी रहिवासी मछुआरे रहते हैं। उन मछुआरों को यहां से शिफ्ट कर लिया गया है और साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बीच के इलाके में नहीं आएगा। तेज हवाएं चल रही हैं और उसकी वजह से पेड़ जो है वो अपनी जड़ों तक हिले हुए हैं। निश्चित तौर पर जो चक्रवात है वो तकरीबन 1 से 3 के बीच आएगा, लेकिन उससे पहले ही उसका मौसम खराब, उसका असर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मौसम जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। बिल्कुल, और इसी बीच एक अपडेट भी है कि दरअसल ये जो दिशा है इसकी दिशा बदली है। अब विवेक हमें और जानकारी बेहतर तरीके से दे पाएंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो है जहां पर दिवाकर मौजूद है वहां पर अलीबाग में ये सबसे पहले टकराएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि मुरन में ये पहले टकराएगा। विवेक, बिल्कुल शिकार देखिए, जिस तरीके से साइक्लोन इतनी तेजी से बढ़ता आ रहा है तो जो आईएमडी के लोग हैं वो बार बार इसको क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। हल्की सी दिशा जरूर बदली है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो साउथ महाराष्ट्र में पूरी तरह से बरकरार है, जिसमें रायगढ़, अलीबाग और जो कोंकण इलाके हैं वहां पर भी ये इम्पैक्ट रहेगा। मुंबई में भी काफी इम्पैक्ट है। इस समय मुंबई के वर्सोवा इलाके में खड़े हैं और बीच के आसपास जितने भी इलाके हैं उन सबको खाली करा दिया गया है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पूरी तरह से मौजूद है। ज्यादा डिटेल और ज्यादा जानकारी के लिए खुद हमारे साथ यहाँ पर एनडीआरएफ के जो कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, किस तरीके से वो आगे के ऑपरेशन अंजाम देंगे। देखिए, फोन पे लगातार वो कंटिन्यू एक एक पल वो लोग आईएमडी और बाकी की जो एजेंसीज हैं उनके संपर्क में है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम पूरे महाराष्ट्र में, एक खुद कमांडेंट हैं और अनुपम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वो पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से तैयारी चल रही है और किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो साइक्लोन है वो थोड़ा सा डायरेक्शन उसका चेंज हुआ है, तो कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे महाराष्ट्र में? ये साइक्लोन निसर्ग का डायरेक्शन पहले नीचे की तरफ था हमारे अलीबाग से, परंतु अभी ये अलीबाग की तरफ मुड़ गया है और अलीबाग में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आज दोपहर को लैंडफॉल होने की संभावना है। अब इस निसर्ग जो है ये एक चक्रवाती तूफान है। इसका असर इतना है कि बारिश बहुत तेज़ होगी, हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी। अब उस तेज़ बारिश में और तेज़ हवाओं में इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ पुराने पेड़ हो या कुछ पोल्स हों या झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनमें जिसके कच्ची छतें हैं वो उसको नुकसान होने की संभावना है। परंतु उसके मद्देनज़र हमने जो कोस्टल बेल्ट है पूरे महाराष्ट्र की वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, उसमें जो भी बीच पे या किनारे कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग थे उनको हमने शिफ्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट और राज्य की तरफ से शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। उनमें हमने उनको आज सुबह से लेके अभी तक करीब 35 से 40 हज़ार लोगों को हमने शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने जान माल के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तैयारियां हमने की हैं, राज्य ने की हैं, उसको देखते हुए जान माल के नुकसान की कोई संभावना नजर आती नहीं है। ठीक है विवेक, मैं आऊंगी आपके पास। दरअसल इस बीच जानकारी मिल रही है कि निसर्ग तूफान का असर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भी पड़ेगा, लिहाजा वहां भी प्रशासन ने एहतियातन लोगों की सुरक्षा के सभी कदम उठाए हैं। निसर्ग चक्रवात जैसे जैसे रायगढ़ के अलीबाग की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका असर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के समुद्री तट पर ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि मालवण के समुद्र के पास ये क्या हालात है। हवाएं तेज़ी से चल रही है, हवा की रफ्तार जो है अभी
आज सुबह थोड़े यहाँ सिंधुदुर्ग में कम हो गए, लेकिन कल रात बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। फिर भी अभी ये जो चक्रवात है जैसे बढ़ता जा रहा है रायगढ़ की तरफ, वैसे वैसे रत्नागिरी के गुहागर और दापोली इलाके में बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। मंडनगढ़ हो या दापोली हो या गुहागर हो, वहाँ हवाओं की रफ्तार बताई जाती है कि करीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चल रही हैं। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं और बारिश भी बीच बीच में आती है। ऐसे हालात में दोनों ज़िले में, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग कोंकण के 2 ज़िले हैं, उसमें जनता कर्फ्यू लगाया गया है। बहुत सारे गाँवों में बिजली बंद कर दी गई है और लोगों को कहा गया है कि बाहर न निकले। और मछुआरे, सभी मछुआरों ने अपनी नौकाएं समुद्री तट पर किनारे पे खींच के लिए गए हैं समंदर से। और यहाँ अभी जैसे ये चक्रवात बढ़ जाएगा ये रायगढ़ की ओर, अलीबाग की ओर, वैसे वैसे उसका असर और भी बढ़ेगा। तो अब इन स्थिति को देखते हुए क्या हालात हैं उसका जायजा भी हम ले रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ दिवाकर भी हैं। दिवाकर, आप जहां पर मौजूद है वहां क्या तैयारी देख रहे हैं आप इस तूफान से लड़ने के लिए? अर्पिता, मैं जुहू चौपाटी पर मौजूद हूं और यहां पर जैसे जैसे समय बीत रहा है हवाएं बड़ी तेज हो रही हैं और साथ ही साथ बारिश भी तेज हो रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। तूफान जरूर है, अलीबाग या रायगढ़ की तरफ टकराएगा, लेकिन उसका असर जो है वो मुंबई तक देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए, जो समुद्र में लहरें आमतौर पर आम दिनों में ऐसे होती नहीं हैं। लगातार जो लहरें हैं वो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है यहाँ पर, और पानी जो है वो आगे की तरफ लगातार बढ़ता आ रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पर देखिए लाल झंडा जो लगाया गया है, यानी इस लाल झंडे का मतलब यह है कि इसके आगे किसी को भी जाना नहीं है। आमतौर पर लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए सुबह के वक्त और इस समय भी काफी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और खाली कराने के साथ ही साथ जो पुलिस की गश्त है, लाइफ गार्ड हैं, ये जो है इनकी गश्त लगातार चल रही है। मैं पुलिस की बैन भी आपको दिखाता हूँ, जिन जवानों की तैनाती यहाँ पर रोड साइड की तरफ की गई है, ताकि जो अंदर के जो आना चाहे उसे वहीं रोक दिया जाए। क्योंकि जिस तरह का खतरा इस वक्त तूफान का मंडरा रहा है, मुंबई भी उसकी चपेट में आ सकता है, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है अलीबाग और रायगढ़ की मुंबई से। तो जहाँ साफ तौर पर जो इशारा है समुद्र से यही मिल रहा है कि अगर तूफान वहां टकराता है और उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो मुंबई में भी उसका जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। और खास तौर पर जुहू चौपाटी एरिया जो है पूरा खुला हुआ है, ओपन है, और इसलिए जो है यहाँ पर ज्यादा असर हो सकता है, क्योंकि बगल में रोड साइड एरिया भी है, पानी वहां तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, ज्योत्सना भी हमारे साथ है, मौसम विभाग के बाहर ही इस वक्त शायद वो मौजूद हैं। ज्योत्सना, क्या जानकारी मिल पा रही है, इसकी स्पीड क्या होगी? क्योंकि अब दिशा भी बदली हुई नजर आ रही है। पहले अलीबाग में टकराना था, लेकिन अब मरूड में टकराने की बात आ रही है। क्या ये भी बात सामने आई है कि इसकी स्पीड भी कुछ कम ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल सही अर्पिता, क्योंकि जिस तरह से ये तेज़ी से मुंबई की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में पता चल रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर जो है वो पूरे मुंबई पर भी दिखाई दे रहा है। इसके लिए मुंबई बीएमसी की तरफ से जो उनका आपातकालीन विभाग जो है वो पूरी स्थिति पर अपना नजर। तो मुंबई जो है वो कोविड से जूझ रही है। ऐसे में कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर कर्मचारी जो है और बीएमसी कमिश्नर खुद जो है वो यहाँ पर नजर रखे हुए है कि मुंबई में कोई भी ऐसी जो आपदा अभी आई है तूफान को लेकर, उसको लेकर मुंबई में ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो। मुंबई के अस्पतालों में बिजली जाने के जो चांसेस है वो बढ़ चुके हैं और साथ ही साथ जो मुंबई की दमकल विभाग की टीम है जो मुंबई के जगह जगह पर यहाँ पर इस वक्त तैनात है जहाँ पर खतरा ज्यादा मंडरा है। इन पूरे साथ ही मौसम विभाग जो है उसके साथ भी मुंबई बीएमसी की टीम लगातार बनी हुई है, क्योंकि मुंबई में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। पानी जो है जल जमाव मुंबई के कई इलाकों में हो सकता है, ऐसे में पेड़ गिर सकते हैं मुंबई में। ऐसे में मुंबई के आने वाले 48 घंटे जो है वो बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंबई के जो कर्मचारी है वो आपातकाल विभाग में काम कर रहे हैं, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जो भी सुरक्षा कर्मी है, फिर चाहे मुंबई पुलिस हो, एनडीआरएफ की टीम हो, दमकल विभाग बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। वहीं गुजरात में भी निसर्ग के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ समेत दूसरी सारी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूरत में समुद्र तट पर एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं ताकि लोग समुद्र के किनारे ना जा सकें।
अरबी समुद्र के डीप डिप्रेशन के बाद निशान नाम का जो साइक्लोन सक्रिय हुआ था, वो साइक्लोन अभी दक्षिण गुजरात से हट गया है। लेकिन जिस तरह से साइक्लोन महाराष्ट्र की ओर गया, वैसे में दक्षिण गुजरात में भारी पवनों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते एनडीआरएफ की अलग अलग 6 से 7 टुकड़े दक्षिण गुजरात में अलॉट की गई है। हाल सूरत के हजीरा इलाके में सुवाली बीच पे एनडीआरएफ की एक टीम पहुंची है, लगातार समुद्र पे मुआयना कर रही है। जो साइक्लोन है, साइक्लोन के बाद भारी बारिश या पवन को लेकर जो नुकसानी होने वाली है उनका जायजा ले रहे हैं। हालांकि कोई नुकसान ना, उसके चलते ओलपाड़ के 32 और 84 के 4 मिला के 36 गांवों के नीचान वाले इलाके में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह से भारी पवनों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते कम से कम नुकसान हो उसके लिए तंत्र अलर्ट है। लेकिन उसके बीच एनडीआरएफ की टीम समुद्र किनारे पहुंची है और खास करके पूरे इलाके के पेट्रोलिंग के साथ मुआयना कर रही है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। विवेक, आप जहां मौजूद थे कुछ देर पहले, हम वो तस्वीरें देख रहे थे कि आसपास घर भी दिख रहे थे। ये कहा जा रहा था कि लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है दूसरे सुरक्षित जगह पर। अभी के हालात क्या है? क्या जो तट के आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से दूसरी जगह, सुरक्षित जगह शिफ्ट करा दिया गया है? जी अर्पिता, देखिए मैं इस समय मुंबई के वर्सोवा इलाके में हूँ। ये पूरा फिशरमैन कॉलोनी कहा जाता है और यहाँ पर जितने भी नज़दीकी घर है समुद्री सीमा से, जो समुद्र के बिल्कुल सटे हुए घर हैं, उन सबको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और बाकायदा पुलिस ने जाके वहाँ जाके चेकिंग भी की, कोई बंदा है या नहीं। पूरे वेरिफिकेशन के बाद वहाँ से पुलिस ने सबको हटा दिया गया और सुरक्षित स्थान पर जो आसपास के जो बड़े स्कूल हैं वहाँ पर ले जाया गया है। अगर मैं अपने कैमरामैन विक्रम को आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे राइट हैंड साइड में जो छोटे छोटे घर बने हुए थे मछुआरों को, उनको पूरी तरह से अब यहाँ से खाली करा दिया गया है। क्योंकि अब समुद्र की लहरें, अर्पिता आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल किनारे जो जहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं वहाँ तक ये समुद्र की लहरें अब पहुँच रही हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर साइक्लोन अलीबाग में हिट करेगा मुंबई से महज 150-200 किलोमीटर की दूरी पर अलीबाग, तो वो इसका असर ठीक है। विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, आशीष का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो अलीबाग में मौजूद है और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कितनी तेज बारिश वहां पर हो रही है। आशीष, इस मुश्किल घड़ी में भी आप वहां पर मौजूद हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अर्पिता, तेज बरसात शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो तेज हवाएं चल रही हैं उसका असर साफ तौर पे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा कि पेड़ जो है वो अपनी जड़ों तक हिले हुए हैं। इसके आसपास के इलाके जो है वो वहाँ पे मछुआरे रहते थे, लेकिन उन्हें इवैक्यूएट करके वहाँ से निकाल लिया गया। दूसरी तरफ सबसे अहम बात, चक्रवात का असर अगर जो है शुरुआती देखना हो तो यहाँ पे साफ तौर पे समंदर में दिखाई पड़ेगा कि ये लहरें अब समंदर के किनारे की तरफ नहीं आकर बल्कि एक चक्रवात का रूप अपने आप में ही लेती चली जा रही है। अब ये लहरें समंदर की तरफ नहीं आ रही हैं। ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो चक्रवात है वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जब यहाँ पर हिट करेगा तब उसके बाद तकलीफें और भी बढ़ सकती हैं। लगातार मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है, इसके अलावा तेज हवाएं शुरू लगातार जारी हैं। साथ ही साथ जब चक्रवात आएगा तो कहीं ना कहीं जो अलीबाग का इलाका है उसको सबसे पहले जो है वो प्रभावित करेगा, तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर भी बनी हुई हैं। आशीष, ये जो मुरुड की बात हो रही है जहां पर ये कहा जा रहा है दिशा बदली है, मुझे पता आपको सुनने में हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो रही हो, मैं फिर से अगर दोहरा दूंगी अपनी बात, क्योंकि वहां काफी तेज हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, उसमें आप भीग भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ जरा बताइए कि जो अलीबाग वाला इलाका है जहां से पहले टकराने वाला था ये तूफान, लेकिन दिशा बदली है, मुरुड की तरफ ये चला गया है, कितनी दूरी है दोनों के बीच में? आशीष, आप सुन पाए या मैं फिर से दोहरा दूं? शायद आप नहीं सुन पाए होंगे। हेलो आशीष, आवाज आ रही है? बहुत तेज वहां पर, क्योंकि देखिए बारिश हो रही है, हवाएं बहुत तेज हो गई हैं, इसलिए बहुत ठीक से आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच निसर्ग तूफान की वजह से दमन में भी सुबह से वहां पर बारिश हो रही है। खतरे को देखते हुए समुद्र के आसपास के किनारे को खाली करा लिया गया है। निसर्ग तूफान का खतरा हालांकि गुजरात से टल गया है, महाराष्ट्र के समुद्र में वो टकराने वाला है, लेकिन उसकी असर जो है वो गुजरात के दक्षिण भाग में खास करके वलसाड़, वापी, तापी, नवसारी हर जगह पे दिखा जाएगा। भारी से अति भारी बरसात होने की आगाही भी दी गई है। अभी हम दमन में हैं और दमन का जो समुद्र है आप देख सकते हैं कि उसमें भी करंट देखने को मिल रहा है और जो धीरे धीरे समुद्र आगे भी बढ़ता जा रहा है।
बरसात चालू है, सुबह से बरसात कंटिन्यू हो रहा है और खास करके दमन का भी जो पूरा दमन विभाग है वो अभी बिल्कुल तैनात है। एनडीआरएफ की 2 टीम जो है वो भी तैनात कर दी गई है। कलेक्टर का कहना है कि 4 से 5 इलाके ऐसे हैं जो असर कर सकते हैं अगर भारी से अति भारी बरसात होती है तो कहीं ना कहीं गुजरात के कुछ भाग और दमन को लेके जो वहीवटी तंत्र पूरा तैनात है। एनडीआरएफ हो, पुलिस हो, तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने ये जो आसपास का इलाका है उसे भी खाली कराया है कि किसी को नुकसान ना हो और कोई जानहानि ना हो सके। उत्तर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों में एक मसूद अजहर का रिश्तेदार भी था जो जैश का टॉप कमांडर बताया गया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ। पिछले 24 घंटे में पुलवामा में हुई मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। तो पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही थी। कामयाबी यहाँ पर यह मिली कि 3 आतंकी जो बताए जा रहे थे उन्हें ढेर कर दिया गया है और उसमें एक मसूद अजहर का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पुलवामा में हुई मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें कोरोना से जुड़ी हुई तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,07,615 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 1,03,003 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,01,497 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,909 नए मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 72,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां 22,132 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,600 से ज्यादा हो चुका है और 5वें स्थान पर राजस्थान है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 9,373 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया हालांकि बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है जहां कोरोना के मरीज 18,31,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है जहां मरीजों की संख्या 5,55,000 के पार पहुंच गई। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,23,000 के पार पहुंच गई। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख के ऊपर हो गई है। वहीं 5वें नंबर पर स्पेन है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,000 से ऊपर हो गई। इसी बीच कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। कोरोना की वजह से मुंबई पुलिस के एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मुंबई के कुर्ला पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 30 अब पहुंच गई है। उधर झारखंड के पाकुड़ में राजस्थान से लौटे कुछ मजदूर अपने परिवार वालों के साथ सड़क पर भटकते नजर आए। मजदूरों ने बताया कि राजस्थान से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए रांची के लिए निकले थे, लेकिन उनकी ट्रेन पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंच गई। मालदा स्टेशन पर पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें झारखंड में पाकुड़ की सीमा के पास छोड़ दिया, जहां से ये मजदूर करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर पाकुड़ पहुंचे और प्रशासन से उन्हें गुमला भेजने की गुहार लगाई, जिसके बाद कुछ संगठनों ने इन मजदूरों की मदद की। भाई जी उसके बाद हम लोग को हावड़ा जाना था तो हावड़ा में गाड़ी नहीं गई और वहाँ से हम लोग को वहाँ का पुलिस लोग बोल दिया कि तुम लोग पाकुड़ जाओ, पाकुड़ में उतर के तुम लोग का सुविधा मिल जाएगा। जब हम लोग वहाँ से लौटे ना तो पाकुड़ में हम लोग को ट्रेन ही नहीं रुका, सीधे मालदा ले गया। अब मालदा के वहाँ पुलिस लोग पूछताछ किया, वहाँ बोल रहा है तुम लोग को वहाँ साधन ही नहीं है, तुम लोग को हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तुम लोग वहाँ सुविधा मिल जाएगा। इसे बोले तो हम लोग को वहाँ तक छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग